यस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है बाह्य स्रोतीकरण का अर्थ और इसका महत्व। ठीक है, इसे हम बाह्य सेवा भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है हम जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें बाहरी लोगों की जो सेवा लेते हैं उससे बाहरी सेवा या बाह्य स्रोतीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति चाहे तो वह भी इन सेवाओं को शुरू कर सकता है, वो किसी दूसरे से ना ले, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, दूसरों से क्यों सेवा लेता है, ताकि अपने समय को बचा सके और अपनी लागत को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, बाह्य सेवाओं को खरीदता है या बाह्य सेवाओं को लेता है। जैसे आज हमें हमारे नाना क्या जाना है, गर्मी की छुट्टी लग गई है, ठीक है, तो बस हम गर्मी की छुट्टी में नाना क्या जाते हैं, तो क्या उसके लिए हम हमारे घर की पर्सनल गाड़ी खरीद ले 3-4 लाख की, जबकि साल भर में एक बार हमें उससे काम पड़ता है, नहीं खरीदते ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बाहरी सेवा जैसे बस, रेल जो भी है उसके माध्यम से जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस में वह व्यक्ति स्वयं से सेवाओं को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं करता, अपनी लागत को नियंत्रित करने के लिए, है ना, और अपना समय जरूरी कामों में लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो एग्जाम में हमें हमारी इस बात को कैसे लिखना है। तो देखो क्या लिखा मैंने, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की स्मरण शक्ति सीमित होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसकी कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता भी सीमित होती है। इस सीमितता का विकल्प ही बाह्य साधन सेवा है, जिसे आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, बाह्य सेवाओं के कारण कंपनी अपनी कार्य क्षमता एवं संपूर्ण ध्यान अपने प्रमुख उत्पाद की गुणवत्ता पर केंद्रित कर देती है एवं उत्पाद से संबंधित अन्य सहायक कार्यों को किसी कुशल एवं विश्वसनीय बाहरी संस्थाओं से करवाया जाता है। बोला जैसे हर एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति सीमित होती है, तो उसी प्रकार से एक व्यवसाय के कार्य भी कैसे होते हैं, एक लिमिटेशन में बंधे हुए होते हैं कि कब कौन सा काम करना है, उसकी गुणवत्ता और उसकी कार्यक्षमता सब कुछ सीमित होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है कि नहीं, बाहरी लोगों को अपॉइंट करता है अपने काम करने के लिए या उनकी सेवाओं लेने के लिए। जैसे कंपनी ने कोई उत्पादन मतलब कोई उत्पाद किया, कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब उसका क्या करना है, विज्ञापन करना है, तो वो खुद विज्ञापन करेगी तो कितना टाइम लगेगा, इसके लिए वो क्या करती है, किसी बाहरी विज्ञापन एजेंसी को अपॉइंट कर लेती है। फिर एक बड़े पैमाने पर वस्तु को बना लिया, अब वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उसे भंडार गृह चाहिए, तो ऐसा भंडार गृह बनाने में उसे लागत अधिक आ रही है, तो इस स्थिति से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, किराए का भंडार घर ले रहा है। तो ऐसे अनेकों सेवाएं, परिवहन का साधन जैसे ट्रक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से वो सामान पहुंचाता है, तो हर महीने पहुंचाना होता है या हर सप्ताह पहुंचाना होता है, तो उसके लिए कैसे ट्रक खरीदे, वो क्या कर रहा है, रेंट से उन वस्तुओं को बेच रहा है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड कि एक व्यवसायी सभी प्रकार के काम को कर तो सकता है, लेकिन हमारी तरह उसकी कार्यक्षमता भी सीमित होती है। इस सीमित कार्यक्षमता और गुणवत्ता के कारण वह बाहरी सेवाएं लेता है। फिर आगे देखो क्या लिखा, इस प्रकार अपने उत्पाद के सृजन में मतलब उसकी रचना में अन्य बाहरी व्यक्ति या संस्थाओं का सहयोग लेना ही सेवाओं का बाह्यकरण कहलाता है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। क्या बोला, अपने उत्पाद के सृजन में बाह्य व्यक्ति या संस्थाओं की सेवाओं को लेना क्या कहलाता है, बाह्यकरण या बाह्य सेवा या बाह्य स्रोतीकरण। यह व्यवसाय का नवीनतम रूप है। इस बाह्य सेवाओं के कारण उपभोक्ता को उत्पन्न गुणवत्ता की वस्तु न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल फ्रेंड्स कि अगर हमारी कोई संपत्ति है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई वस्तु बनाते हैं तो उस पर हर एक बात को जोड़ते हैं, शामिल करते हैं, और उसकी कीमत कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। और वहीं अपन इसके विपरीत बाह्य सेवाओं को लेकर काम कराते हैं तो हमारी वस्तु की कीमत भी कैसी होती है, कम होती है और उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सेकंड, हमारी वस्तु उस हर क्षेत्र में चली जाती है जहां लोगों को आवश्यकता होती है, परिवहन के माध्यम से। ठीक है, तो आया समझ में बाह्य सेवा या बाह्य स्रोतीकरण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, व्यवसाय के विकास विस्तार के लिए हम बाहरी जिन सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, बाहरी जो सेवाएं लेते हैं, चाहे विज्ञापन हो, भंडारण हो, परिवहन हो, वो सभी क्या कहलाएगी, बाह्य स्रोतीकरण या बाह्य सेवाएं। अब हम पढ़ेंगे इसकी आवश्यकता या इसका क्या महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो
क्या पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर? विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण का मतलब होता है विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्तियों का हमें इसमें फायदा मिल जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक काम बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है। स्थायी विनियोग में कमी, हमें बड़े पैमाने पर पैसा लगाना नहीं पड़ा, हमारे किराए से काम चल गया। प्रमुख व्यवसाय पर ध्यान, हमारा बचा हुआ समय हम जरूरी कामों में लगा सके। व्यवसाय में वृद्धि भी हुई है, एक परिवहन होता तो एक क्षेत्र में जाता, आज अपन ने अनेक लोगों की सेवाएं ली है तो अनेकों जगह हमारा माल जा रहा है। ठीक है। अस्थायी आवश्यकता, ऐसा नहीं होता है कि हमें व्यवसाय में कोई वस्तु की डेली ही आवश्यकता होती है, कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिनकी अस्थायी आवश्यकता होती है या कभी कभी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने वही बताया, हर महीने हम क्या करते हैं, माल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, माल को भेजते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हर महीने हमको ट्रक की आवश्यकता हुई ना, तो हम रेंट से हमारा काम चला सकते हैं, और वहीं अगर हम उसको खरीद के रखें तो कितने बड़े पैमाने पर हमें पैसा लगाना होगा। ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को इनकी डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट लिखा है विशिष्टीकरण के लाभ। अब विशिष्टीकरण का लाभ कैसे मिलता है? प्रत्येक संस्था का अपने कार्य में विशिष्टीकरण होता है, बाह्य सेवाओं से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। मतलब चाहे आप भंडारण की लो, परिवहन की लो या विज्ञापन की लो, हर एक व्यक्ति अपने अपने उस काम में क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो ऐसे करने से, बाहरी लोगों की सेवा लेने से आपको क्या फायदा होगा, आपको उनकी विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा। अब आपको किसी वस्तु का विज्ञापन करना है, आप किस तरीके से करोगे, और एक विज्ञापन करने वाला अलग तरीके से करेगा, तो दोनों में डिफरेंट आ गया है ना फ्रेंड। तो बस वही बोला गया है कि जब आप बाहरी लोगों की सेवा लेते हो तो आप उन लोगों की सेवा लोगे जो उन्हीं काम के लिए बने हुए हैं, तो आपको उनका विशिष्टीकरण का तो लाभ होगा ना। अगला देखो, स्थायी विनियोग में कमी, मतलब कि पैसा बड़े पैमाने पर लगाने से हम बच गए। प्रत्येक कार्य स्वयं करने से कंपनी के विनियोग क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बाह्य साधन सेवाएं प्राप्त कर लेने से कंपनी के स्थायी विनियोग में वृद्धि नहीं होती है। कंपनी अपनी इस विनियोग बचत का लाभ अन्य आवश्यक उपयोगी कार्यों में प्राप्त कर सकती है। चलो मान लिया कंपनी ने एक सेवाएं खुद से स्टार्ट कर दी, परिवहन की कर दी, अब विज्ञापन का क्या करें, भंडारण का क्या करें, ऐसे अनेकों काम होते हैं, तो उन सब कामों में पैसा लगाएगी तो पैसा लगता ही जाएगा और बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा बैलेंस बना के रखती हैं बहुत सी कंपनियां। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट के जो 3 पॉइंट और बचे हैं उनको पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रमुख व्यवसाय पर ध्यान। बिल्कुल, आज मैं 5 काम करती हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे 2 काम किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दे रही हूँ, तो अब मेरे पास कितने काम बचे, 3 काम। तो अब 3 काम जल्दी से फिनिश करने के बाद मैं इंपॉर्टेंट काम में अपना ध्यान दूंगी ना। तो वही बात इसमें बोली गई है कि जब व्यक्ति बाहरी लोगों की सेवा ले लेता है तो उन्हें बोल देता है कि आपको इतनी बजे आना है और ये काम करना है, तो कुल मिला के हम उस काम से किस हो गए, निश्चिंत हो गए, है ना फ्रेंड्स। तो देखो, सेवाओं के बाह्यकरण से व्यवसाय का ध्यान छोटे छोटे कार्यों से हटकर व्यवसाय के प्रमुख कार्य पर केंद्रित हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसका कार्यभार क्या हो गया, कम हो गया, है ना। अब सेकंड देखो, व्यवसाय में वृद्धि। व्यवसाय में कैसे वृद्धि हो रही है, सेवाओं के बाह्यकरण को अपनाने से उत्तम किस्म की उत्कृष्ट वस्तुओं का उत्पादन होता है जो उत्पादक के व्यवसाय में वृद्धि करता है। हम विभिन्न प्रकार की बाहरी सेवाएं लेते हैं, है ना फ्रेंड, हर एक बात को लेकर, और हम उसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहां हमें सस्ते श्रमिक मिल जाए, जहां कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए। तो ये सारे फायदे देख के जब हम काम करते हैं तो हमारे व्यवसाय में वृद्धि होती है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जब हम माल को भेजते हैं, यातायात को कोई साधन अपनाते हैं, तो हमारी वस्तु ऐसी जगह जाती है जहां हम नहीं जा पाते। तो जब जहां हम नहीं जा पाते वहां हमारी वस्तु जा रही, तो हमारे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, क्या हो रही है ना, वस्तु भी की और उत्पादन किया। एंड लास्ट है अस्थायी आवश्यकता, कि अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति बाह्य संस्थाओं से करवाना ही लाभदायक रहता है। अस्थायी आवश्यकता कि आपको कभी कभी उस चीज की आवश्यकता है ना, और स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। तो ऐसी कंडीशन में किराए पर लेना या बाहरी लोगों की सेवाएं लेना ही लाभप्रद माना गया है। इनके लिए स्थायी संरचना का निर्माण करना पूंजी का अपव्यय ही माना जाता है। अस्थायी संपत्ति के लिए आप बड़े पैमाने पर विनियोग करोगे तो एक प्रकार का अपव्यय, एक प्रकार का खर्चा ही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? एक बार फिर देख लेते हैं अगर कोई डाउट है तो देखो, विशिष्टीकरण के लाभ क्या हो जाता है कि हम बाहरी लोगों की सेवा लेते हैं तो हमें एक्सपर्ट लोगों का फायदा होता है। स्थायी विनियोग में कमी हो जाती है, हमें किराए से लेकर हमारा काम चल जाता है, संपत्ति को हमारा ध्यान प्रमुख
क्रिया जो है हमारे व्यवसाय की उसमें लगा रहता है, क्योंकि क्या होता है हम हमारा कार्यभार दूसरों को सौंप देते हैं, व्यवसाय में वृद्धि भी होती है और अस्थायी हमारी जो आवश्यकता होती है उनको भी इन बाहरी साधन सेवाओं से हम पूरा करके विनियोग से या पूंजी के अपव्यय से क्या होते हैं बच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी पॉइंट में डाउट है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आंसर देके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।